नमस्कार। कलाकार के लिए कलाकार समूह की ओर से मैं डॉक्टर ब्रह्म बांधव बंदोपाध्याय एवं श्रीमती वीना जोशी जी, आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। और कलाकार के लिए कलाकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पक्ष से एक हम लोगों ने जो वार्तालाप की श्रृंखला शुरू किया था, उसी के तहत आज हमारे बीच पुणे से पधारे विश्वविख्यात मोहन वीणा वादक एवं बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमनो मनीष जी, जिनके नाम से ही शायद बहुत लोग ऐसे ही पहचान जाएंगे उनके व्यक्तित्व को, तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमें समय दिए, इतना अमूल्य समय उन्होंने मुझे दिया हम लोगों को। तो स्वागत करता हूँ मैं अमनो मनीष जी को। स्वागत है मनीष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कलाकार के लिए कलाकार समूह के ओर से जो हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू किया है, एक वार्तालाप की, उसके तहत स्वामी जी, आपके पास तो बहुत कुछ हम लोगों को जानने के लिए है, बहुत कुछ। फिर भी छोटे से समय में ये बताइए कि आपकी जो ये सांगीतिक जो जर्नी है लाइफ, ये कब शुरू हुई और अब तक कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली प्रकाश डालिए। सांगीतिक जर्नी बचपन में शुरू हो गई थी, पर उस वक्त मैं इतना अवेयर नहीं था कि इस पे मुझे कितना जाना है और क्या है। लेकिन मेरे पिताजी भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, स्लाइड गिटार हवाइन। तो मैं भी उसको उनको देखता था बजाते हुए, तो अपने आप से मैंने भी बजाना शुरू कर दिया जी। उन्होंने नहीं सिखाया मुझे एज सच कभी, लेकिन मैंने अपने आप फॉलो करते करते सब सीखना शुरू कर दिया। जी। फिर फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने शुरू की थोड़े समय बाद, मेरे ख्याल से 16-17 साल की एज से, जब मैं सबसे पहले मैं जोधपुर में था। मेरा सारा बचपन और सब प्रारंभिक जी। काल जी। वहाँ बीता, राजस्थान जी। जोधपुर। तो वहाँ मैंने पंडित बसंत काबरा जी से सीखना शुरू किया, और फिर बीच बीच में पंडित ब्रिजभूषण जी काबरा, जो जी। इस गिटार को सबसे पहले लेकर आए इतना, और उन्होंने इतना एस्टेब्लिश किया उसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। और तो ये सारी यात्रा उस वक्त वहाँ होती रही। और जी। उस दौरान मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कि गिटार किस तरह से पंडित ब्रिजभूषण जी के प्रयासों से क्लासिकल म्यूजिक में मोल्ड होके आया। वो सारी जर्नी को मैंने डॉक्यूमेंट किया था उसमें, जो यूट्यूब पर भी है। जी। और फिर मैं 1999 के करीब पूना आ गया टू बी विथ ओशो एंड दैट स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें मैं शामिल हो गया। जी। तो वो मैं 99 से फिर अब तक पूना में हूँ। जी। और यहाँ मैंने पंडित शेखर बोरकर जी से भी काफी साल, 5-7 साल सीखा अच्छे से। तो वो मेरे लेसन्स कंटिन्यू रहे, और जी। उन्होंने भी मेरे अंदर बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस सब
करवाए इस इंस्ट्रूमेंट को जी लेके, और काफी मुझे हेल्प की। तो ये जी जर्नी मेरी एक शॉर्ट में थी। जी 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 स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि आप ओशो से जुड़े रहे और अब तक भी हैं शायद उनके ऑर्गेनाइजेशन। तो जुड़ने के बाद, ओशो से जुड़ने के बाद जो आपने संगीत में कुछ परिवर्तन आपने महसूस किया, अगर किया तो वो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन। एक्चुअली जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी जोधपुर से ही, जब मैं वहीं था जी और मैंने ये सब शुरू किया, ओशो को पढ़ना और ओशो के मेडिटेशंस करना। तो जब ये सब शुरू हुए मेडिटेशंस, डायनामिक और सब कुछ और बहुत सारी चीज़ें, जी तो बहुत सारी जो जिसे बोलते हैं ना, एक मंथन और एक उथल-पुथल हो जाती है सबकी लाइफ में जब जी इतना जी सब जी कुछ होता है। जी। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 ढाई साल के लिए म्यूज़िक एकदम बंद कर दिया और छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, जी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अ, ये जो म्यूज़िक का टूल जो है, जो एक माध्यम है, इसका सही उपयोग और प्रयोग अगर नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसे जारी रखने का। अच्छा। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल गेन्स के लिए मैं वो शायद नहीं कर रहा हूँगा, इसीलिए मैंने वो बंद कर दिया एंड आई फ़ोकस्ड मोर ऑन स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, लेट अस से। जी और जो कि इसमें होती रही डायनामिक और सब तरह की चीज़ों में। 2 ढाई साल मैंने बजाया ही नहीं और मुझे लग रहा था मैं अब कभी बजाऊँगा भी नहीं म्यूज़िक, अच्छा या म्यूज़िक में अच्छा। आऊँगा भी नहीं। जी 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 वो तो मैं फिर जब 99 में पूना आया, तो समहाउ मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ जो कि ज़बरदस्ती मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे साथ लेके आ गया कि नहीं तुम बजाओ, और उस आश्रम में बजाओ ही। मैंने कहा मैं तो बजाऊँगा ही नहीं, और उसको मैंने साफ बोला कि किसी को बताना भी मत कि मैं यहाँ म्यूज़िक थोड़ा बहुत भी जानता हूँ। जी जी मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था उसको, जिसको उसने शुरू से ही तोड़ना शुरू कर दिया अपने आप ही। जी उसने कहा नहीं मैं तुमसे यहाँ पे बजवाऊँगा ही, और जी मैंने कहा मैं नहीं बजाऊँगा। जी तो ये सब ऐसी एक चलती रही चीज़ें, बट समहाउ वो माहौल में जैसे-जैसे मैं मर्ज होता गया कम्यून के, हम्म, और तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो बजा सकते हैं, लेट्स टेक इट अप अगेन। तो फिर मैंने धीरे-धीरे फिर से इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया वापस, जैसे कि जी तो वो जर्नी मेडिटेशंस की, जो आपके अंदर प्योरिटी लेके आती है और आपके अंदर जो क्लेंजिंग लेके आती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमको अपने, जैसे कृष्ण ने भी कहा है गीता में साफ-साफ, और पहला ये स्टेप होता है अंतःकरण की शुद्धता। जी तो वो जो शुद्धता आती है अंतःकरण की, वो सारे इन ध्यानों से आती है, जो ओशो ने तो स्पेशली इन्हीं बातों के लिए बना रखे हैं कि पहले शुद्धता लाओ, पहले सब कचरा फेंको बाहर, फिर तुम्हें जी पता लगेगा कि है क्या तुम्हारे अंदर। जी क्योंकि कचरों के बाहर से तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा अंदर है क्या मामला। जी तो उसी में ही उलझे रहेंगे अनावश्यक की फालतू चीज़ों में, तो फिर तो जो आवश्यक है उस पे कभी भी ध्यान नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए वो सारे उनके बेसिक मेडिटेशंस क्लेंजिंग के हैं। फिर वो आपको अपने ऊपर छोड़ देते हैं कि अब उस क्लेंजिंग के बाद अब देखो तुमको क्या लगता है, तुम्हारी कॉन्शसनेस क्या कहती है, तुमको किस हम्म, तरह से शांत बैठना है कि नहीं बैठना है, कि तुम्हें कुछ क्रिया करनी है कि नहीं करनी है, तुम्हें कुछ क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ करना है या कुछ और नाम पे कुछ और करना है, या बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दैट इज अप टू यू। वहां उन्होंने ऑलमोस्ट वो करके एक तैयार करके चीजों को आपके ऊपर छोड़ते हैं मोस्टली, कि आप अब देखो आपको कैसे करना है। तो वो इंडिविजुअल्स की चॉइसेस है फिर, क्योंकि वो तब तक इतना कॉन्शियस भी हो जाता है कि वो खुद समझने लगता है कि उससे वाकई क्या करना है या क्या नहीं करना है। उसके अंदर कंफ्यूजन्स नहीं रहते, क्योंकि कंफ्यूजन्स तो फिर वो अनक्लैरिटी के हिस्से होते हैं। जी वो ऑलरेडी अगर आपने क्लेंस कर ली है तो आप खुद ही क्लियर हो कि आपको क्या करना है। किसी को बताने की बाहर से जरूरत ही नहीं है कि आपको क्या करना है। तो जब चीजें साफ दिखती हैं और रोड क्लियर दिखती है, तो आप फिर डिसाइड कर सकते हो व्हाट यू वांट टू डू। तो तो ये आफ्टर प्यूरिफिकेशन, मतलब 2 ढाई साल जो आपने छोड़ दिया था, उसके बाद जब फिर से शुरू किया तो वो संगीत कैसा रहा, पहले की अपेक्षा कैसा रहा? ये पहले तो कोई संगीत था ही नहीं मेरे हिसाब अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा।
वो उसी कचरे का हिस्सा था जिस कचरे का मैं एक पार्ट था। जी जी जी। इसको यही कहना बेहतर है। अच्छा। कचरा मीन्स अनावश्यक, यूजलेस, जी जी जी। जिसमें कोई सार वाली चीज नहीं हो, या हम्म। कोई कॉन्शियसली उसमें कोई वैल्यू नहीं हो। जी, ये तो आपके मतलब संगीत से ही पता लगता है कि आपके अंतःकरण की सारी छवि उस वाद्य यंत्र के माध्यम से निकलते आ रहे हैं। ये बात तो है, ये सुनने से ही पता लगता है। जी, देखिए स्वामी जी, जैसे कहा गया है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि मन ही सर्वोपरि है, मन हमारा। तो क्या संगीत इस मन को काबू में रखने में कारगर है, हमारा भारतीय संगीत? जिस तरह से ये सब है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से संगीत को सब समझते हैं, भारतीय संगीत को ही हम अगर बात कर रहे हैं, जिस जी तरह से सब कुछ चलता है, जिस तरह से सब कुछ होता है संगीत के नाम पे, संगीतज्ञों के नाम पे, संगीत की संस्थाओं के नाम पे, संगीत की इवन प्रेजेंटेशंस के नाम पे, गुरु शिष्य के संबंधों के नाम पे, और सब सीखना और नहीं सीखने के नाम पे, क्योंकि बेसिक चीज अंतःकरण की शुद्धता लेटस से है, क्लेंजिंग इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। और लेकिन वो इंडिविजुअल चीज है, उसको हम अ, उसको हम सबके सामने सामूहिक नहीं बोल सकते उसको। दैट इज नॉट सामूहिक। वो इंडिविजुअल डिसीजन और इंडिविजुअल कार्मिक जर्नी में आपका जो पड़ाव आता है, आप अपने से ही वो करोगे। कोई नहीं कहेगा आपको ऐसे करो, और कोई नहीं कह सकता है कि अब आप करो और अब आप रोक दो। ये सारी चीजें वैयक्तिक हैं और पर्सनल है, और पर्सनली डिसाइड होती हैं, क्योंकि जी आपकी कॉन्शियसनेस खुद डिसाइड करती है। आपकी चेतना के तल पे आप खुद ही समझ जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो सारे म्यूजिशियंस जब उस लेवल पे आए, शुद्ध शुद्ध होकर या क्लेंस होकर, या अपने अपने आप को एटलीस्ट प्रिपेयर करके, तो अब जाके वो किसी चीज को, अपने मन को और सब चीजों को, तन को, धन को सब देख सकते हैं। उससे पहले तो वो इतने इन्वॉल्व और अटैच्ड और उस चीजों में हैं कि वो टेक्निकली तो बहुत अच्छा कर लेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी मिसालें दे देंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे म्यूजिक कर लेंगे, पर चेतना के लेवल पे वो होगा या नहीं होगा, वो वहां से कहानी नहीं शुरू होती। कहानी शुरू होती है अपनी खुद की शुद्धता से। तो म्यूजिक जी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का कोई भी म्यूजिक हो, और कोई दूसरा भी आपको, कोई संस्था, कोई परंपरा, कोई संस्कृति आपके साथ कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आप इंडिविजुअली अपने आप को क्लेंस नहीं करते हो। जी, आपका कहने का मतलब है कि जब तक हम खुद को प्यूरिफाई न करें तब कोई संगीत उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता, यही कहने का? ना सिर्फ संगीत, बल्कि हम्म। कोई भी चीज, चाहे खान पान हो, साधारण रहन सहन हो, जी उठना बैठना हो, बाजार जाना हो, सामने कोई और काम करना हो, प्रोफेशनल कोई नौकरी करनी हो, किसी से बात करनी हो, किसी भी लेवल पे, जागृत और सुप्त यानी कि ड्रीम्स में भी आप कॉन्शियस रहोगे ही नहीं, तो आप कुछ भी, आप जो भी कर रहे हो वो टोटल ड्रीम है। और ड्रीम्स का क्या मतलब है? हम सुबह उठ के उस ड्रीम का जैसे मतलब सोचते हैं, वो वैसे ही होता है फिर। जी, बहुत अच्छी बात कही आप। जी, वीणा जी, आप कुछ पूछिए। जी जी स्वामी जी, आप तो मैं क्या पूछूं, आप पूछने का, आपसे सुनने की इच्छा हो रही है अभी तो बस। मेरा एक प्रश्न है, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत है कि ओशो के बारे में, जैसे हम आपके जो गुरु जी उनके बारे में आपने बताया, तो उनकी मैंने एक कहानी सुनी है कि वो कहते हैं कि जब एक धनुर्धर पूर्णता को प्राप्त होता है तो वो अपना धनुष तोड़ देता है। एक वीणा वादक या सितार वादक जब पूर्णता को प्राप्त होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप? जी। जब म्यूजिक, सपोज म्यूजिक की बात हो रही है, या धनुर्विद्या की बात हो, या कोई भी चीज हो, वट ये भी अपने आप में एक बाइंडिंग है, ये भी अपने आप में एक बॉन्डेज है। क्योंकि ओशो ने तो इतना अच्छे से बताया भी है कि
जो लोग प्रतिभाशाली लोग होते हैं किसी भी आर्ट में या किसी भी चीज में, वो प्रतिभा एक समय तक तो बहुत अच्छी है और दूसरे समय पर वो बाधा भी हो जाती है, वही चीज बाधा भी बन जाती है। एक तो कॉन्सेप्ट है ये, एक तो अप्रोच है ये, लेकिन ये सारी चीजें डिसाइड करता इंडिविजुअल जो कॉन्शियस है। इस पे कोई जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग कॉन्शियस होके एनलाइटन होके भी कंटिन्यू करते रह सकते हैं जो वो कर रहे हैं। बहुत से लोग एनलाइटन होके, या एनलाइटनमेंट तो छोड़े आगे की बात है, लेकिन कॉन्शियस होके भी, नॉर्मल शुद्ध टाइप होकर भी वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल चॉइस है उनकी कि वो क्या करें या क्या ना करें। जैसे कबीर एनलाइटन हुए आपके शहर के दादा, जी जी। वो एनलाइटनमेंट के बाद वो कहने लगे अब मैं क्या कपड़े बुनूं और क्या करूं, उसका क्या फायदा है, अब जी। किसको तो दूंगा और क्या तो होगा। पर लोगों ने कहा नहीं नहीं करो, फिर उनके लड़के ने भी कहा करो। वो हम्म। करने लगे और बाजार में बेचने जाते और मोस्टली दान करके आ जाते कपड़े। जी। तो वो व्यापार तो होता नहीं और वो दान ही हो जाता था। हम्म। बट चलो वो तो उन लोगों की बात है जो एनलाइटन है, हम्म। हम तो बिल्कुल नहीं है। और हम तो सिर्फ अ, शुद्धिकरण भी पता नहीं हुई कि नहीं हुई, कितनी हुई, क्योंकि वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और देन यू आर डन। ऐसा नहीं है। You have to be constantly aware. You have to be constantly in that current of awareness. आपने वो करंट छोड़ा कि आप फिर से अनअवेयर हो गए। बिल्कुल। आपका क्या जी धरा फिर एकदम से डाउन पे चला जा सकता है। जी जी एक जी। वन मोमेंट ऑफ अवेयरनेस और आप सीधे नीचे गिर सकते हैं। तो ये पहाड़ पे चढ़ने वाली जैसी चीज है। आपका एक स्टेप गलत निकला और आप सीधे नीचे जा सकते हैं। थोड़े बहुत लड़खड़ाहट को तो पकड़ भी सकते हैं आप, लेकिन अगर कोई जी बहुत ही गड़बड़ स्टेप हो गया तो आप सीधे नीचे गिरेंगे एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। और आप फिर से वापस भी उठ सकते हैं। देयर इज नो नो हार्म इन एनीथिंग। तो जी। तो जो वीणा जी ने पूछा है कि ये कि इंस्ट्रूमेंट छोड़ देना चाहिए पारंगत होने के बाद या एक लेवल के बाद, वो इंडिविजुअल डिसीजन है। वो इंडिविजुअल डिसीजन है। छोड़ने को छोड़ भी सकते हैं, और अगर वो देखता है व्यक्ति कि वो उसके साथ कुछ और काम भी हो सकता है, उसका काम नहीं में वो चीज है, उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। वो उसको जी अलग ढंग से भी कंटिन्यू कर सकता है जैसे पहले नहीं कर रहा था। वो जो भी ऑप्शंस हैं वो उसका डिसीजन है। वो चाहे तो एकदम छोड़ सकता है, एकदम छोड़ सकता है, और चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है किसी और रूप में, और चाहे तो उसके साथ कुछ भी वो ही इज कॉन्शियस। हम नहीं जानते कॉन्शियसनेस में वो क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो उसकी खुद की खुद का इंडिविजुअल आउटलुक है। वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। व्हाटएवर वो छोड़ेगा तो भी अच्छा होगा, और वो जारी रखेगा तो भी अच्छा होगा। जी। जैसे स्वामी जी, अहंकार हम लोग का कहते हैं ना, अहंकार से हम लोग का बहुत जबरदस्त पतन हो जाता है। मतलब मामूली सा अहंकार भी हमें हो जाता है। और देखिए, जैसे हमें अगर कहीं मान सम्मान मिलता है, तालियां बजती है हमारे गाने बजाने पे, या कुछ भी होता है, हमें शोहरत मिल जाती है, तो तुरंत हमें, अगर हम चेक कर भी रहे हैं तो भी मेरा अहंकार का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, अनायास, कहते हैं अनायास थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये जो बढ़ जाता है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि ये ठीक है बढ़ गया, लेकिन इंस्टेंटली फिर अपने लेवल पे आ जाए, हम कंट्रोल करें इसको, कैसे संभव हो कौन सकता? कंट्रोल करेगा? हम खुद करेंगे। हम्म। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो फिर आप कंट्रोल ही करेंगे, आप उसके पार नहीं जाएंगे। क्योंकि अहंकार को कंट्रोल नहीं करना है। अहंकार को क्योंकि बेसिकली तो वो एक परछाई है, परछाई को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अच्छा। जी और ऑलमोस्ट वो भ्रम जैसी एक चीज है जो हमने एक भ्रांति बनाई है। भ्रांतियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारी ये भ्रांति है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अब ये मेरी भ्रांति है, बहुत बड़ा मैं जी। आदमी हूं। अब मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं, इस भ्रांति को? हाउ टू कंट्रोल माई भ्रांति?
दिस इज नॉट, ये चीजें कंट्रोल वाली चीजों में नहीं आती है, ये या तो रहती है या जाती है। और जब तक वो है अहंकार, अहंकार से कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अहंकार को कभी भी, क्योंकि अहंकार भी आपका दोस्त है फाइनली, ही इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। अहंकार इज पार्ट ऑफ योर जर्नी बिकॉज टिल यू ड्रॉप योर आई, द आई इज योर फ्रेंड, यू आर आइडेंटिफाइड विद इट एंड अहंकार आपका बहुत बड़ा दोस्त है इन अ वे। वो कोई गलत विष नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है। पॉइजन तब होता है जब हम उसको आइडेंटिफाई होके उसी को ही मान लेते हैं और अपनी मूल चीजों को भूल भाल के, और उसको, जैसे मैं कह दूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये मेरा अहंकार है और मैं इसको, इसी के ऊपर सब जिंदगी जीने लग जाऊं, और क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मैं दूसरों को छोटा ही साबित करने में लगा रहा हूं। अब ये सारी यात्रा जो निकलेगी यहाँ से, दैट इज टोटली स्टूपिड। उसको हम कंट्रोल करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक अनकॉन्शियस चीज है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग नथिंग नथिंग। तो हम क्या करें ताकि ये आए ही नहीं, हमारे अटैक ही ना हो? नहीं 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 नहीं, ये सारा इंटीग्रल प्रोसेस है दादा जी। अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कह दें कि ये रहा अहंकार और मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, ऐसा कोई पिन पॉइंट, जैसे आप कह दें कि ये कोरोना वायरस रहा और मैंने इसको हटा दिया और अब नाउ आई एम फुल्ली आउट ऑफ इट, क्योंकि वो सिस्टम में है और सिस्टम हम चला रहे हैं। तो हम चला रहे हैं तो हम तो अहंकारी हैं, हम तो अहंकारी सिस्टम ही चलाएंगे और हमसे तो जो भी होगा फिर वो अहंकारी होगा। लेकिन अहंकार को कंडेम नहीं करना है, अहंकार को कंडेम नहीं करना। अहंकार इज नॉट बैड थिंग। भगवान ने दिया अहंकार हमको, भगवान ने ही दिया है कि ये अहम है तुम्हारा, इस अहम को तुम्हें डिसॉल्व करना है, ये यात्रा है तुम्हारी। उसको हमको छोड़ थोड़ी देना है अहंकार को एकदम से, बिना समझे हम छोड़ भी नहीं सकते। बिना परिपक्वता के वो छूटेगा भी नहीं। मेरा भी नहीं छूटा। आई एम ऑल्सो वेरी अहंकारी इन मेनी वेज, क्योंकि मेरा नहीं गया अहंकार। I can be stupid, I can be very unconscious, I can be very अहंकारी, I can be very egoistic, क्योंकि मैं तो unenlightened हूँ, मैं तो अभी प्रोसेस में हूँ। I have no claims, I have no claims। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब चेक कर लिया अपना, नो 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 नो। मेरे भी बहुत सारे अनकॉन्शियस मोमेंट्स आते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्या मैं उसको देख के वापस अवेयर हो जाता हूँ। वो वापस अवेयर होने का जो फंडा है, दैट इज द रियल संन्यास। गिरेंगे तो सभी, गिरना तो पड़ेगा ही। गिरने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। गिरना तो गर्व से गिरो ना, खुशी से गिरो नीचे, अहंकार में खुशी से नीचे गिरो और वापस उठ जाओ। इसमें क्या प्रॉब्लम? बच्चे तो गिरते पड़ते तो चलना सीखते हैं ना। वो थोड़ी कहते ओ माय गॉड मैं गिर गया, ओह अब मेरे अंदर शेम आ गया, अब मैं इस गिल्ट को कैसे हटाऊं। जी। वो कोई बच्चा ऐसे नहीं कहता। गिरते गिरते अपना वो चलने लग जाते हैं, चलते चलते दौड़ने लग जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। वापस हम संगीत के क्षेत्र में आते हैं। आपने तो देश विदेश में बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाया है, खुद भी परफॉर्म किया है। तो कभी ऐसा कोई क्षण स्वामी जी जो कि आपका ऐसा स्वर लगा, ये आप मतलब क्या कह रहे, मतलब एक अद्भुत तृप्ति आपको मिली हो, ये क्षण अगर आपको कभी जब कभी हो तो उसकी अनुभूति को थोड़ा शेयर करें, कैसा लगा होगा? ऐसा तो कभी लगा ही नहीं मुझे कि बहुत सब कंप्लीट हो गया। ऐसा कोई सुर लगा ही नहीं मुझसे अब तक। अच्छा, फिर भी कोई ऐसा कर रहा हूं, पर अभी तक तो नहीं लगा। कोशिश करता हूँ बहुत। मैं तो एक्चुअली जब भी अपना इंस्ट्रूमेंट लेके बैठता हूँ, मुझे लगता है एक बार तो इवन रियाज के लिए जब भी मैं रोज लेता हूँ अपना इंस्ट्रूमेंट, कुछ देर तो आई एम जस्ट ब्लैंक। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता मैं शुरू कहाँ से करूँ, और धीरे धीरे बट इट कम्स बैक। तो अभी तक मेरा कोई सुर ठीक लगा ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। अभी एक भी मेरे को ऐसी अनुभूति नहीं हुई है जिसमें मैं कह दूं कि वाओ दिस इज इट। हाँ, ऐसे आसपास हुआ होगा,
आसपास हुआ होगा, ऐसा लगा होगा कलेक्टिवली कि हाँ ये शायद अच्छा हो गया होगा, ऐसा बहुत बार होता है। जी पर जी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कह दूं कि बस ये लग गया सुर। आई डोंट नो म्यूजिक, मुझे नहीं, मुझे, आई एम जस्ट लर्निंग, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। आई हैव नॉट सीन द स्वराज राइट नाउ। मैं यह आपकी बहुत महानता अंधेरे, है। नहीं जी नहीं नहीं नहीं, दिस इज जस्ट फैक्ट, दिस इज जस्ट फैक्ट। नहीं मैं महानता के ठीक, किसी भी फंडे में नहीं नहीं वो हूँ। तो फैक्ट तो है ही हाँ स्वामी जी, फैक्ट तो है। बट हाँ आप जो मतलब ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये हम तो ये ग्राउंड पे हर है। कोई नहीं करता है, ऐसा हर कोई नहीं करते। देखिए मैं ये तो भी बिल्कुल क्लेम नहीं करता हूँ कि इवन मैं म्यूजिशियन भी हूँ, क्योंकि जी इट्स अ वास्ट थिंग, मैं नहीं क्लेम कर सकता हूँ। जी मैं जी तो जी ऑलमोस्ट नहीं, और इसमें कोई मेरी मानता या कोई भी तरह की इसमें चीज नहीं है। दिस इज जस्ट फैक्ट, जी फैक्ट। जी स्वामी जी, आप अभी कह रहे हैं कि आप म्यूजिशियन नहीं है, तो उसी बारे में मैं थोड़ी सी बात आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कम से कम नहीं तो 50 देशों में परफॉर्म किया है। इसके अलावा बहुत सारे एल्बम्स है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और काफी सारी चीजें। कुछ एल्बम्स के नाम मैं बता रही हूँ: बाबा जान, मून लाइट लव, ठुमरी रॉक। तो और आपने बॉलीवुड में भी कई जगह परफॉर्म करवाया है, जी। संगीतकार, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आपके काफी सारे योगदान है। तो मुझे उसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से वो शुरू हुआ, किस तरह से आपने शुरुआत की। जी ये सब तो जब आप जर्नी पे हैं, जब आपने ट्रेन में टिकट लेके बैठ गए हैं, तो स्टेशन तो आते रहेंगे। ओके, ट्रेन तो चलती रहेगी, स्टेशन आएंगे, छोटे बड़े सब आएंगे, और आके वो निकल भी जाएंगे। तो ये सब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है, अच्छा हो गया होगा, कभी ना कभी होता रहा है। आगे भी मैं करता रहूंगा जो मुझसे होगा। लेकिन मेरी कोई क्लेम नहीं है कि मुझे संगीत समझ में आ गया है। मेरा कोई क्लेम नहीं है कि मैं इवन सुर को भी समझ पाया हूँ, इवन सा को भी समझ पाया हूँ। इवन आई रियली डोंट नो, एंड इट इज जस्ट अ फैक्ट। हाँ, लेकिन जो भी मेरे को टेक्निकली या छोटे मोटे लेवल पे बन पड़ता है, आई डू दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। और मैं अपनी मस्ती में सब शेयर करता हूँ, there's nothing serious about it। और नहीं, मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं अपने घर में भी बहुत खुश हूँ। आई हैव नो नथिंग टू वरी अबाउट। और अगर कहीं पे मुझे जाने को भी मिलता है तो उसमें भी कोई, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे भी अगर बजाया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर मैंने अपने घर में भी चुपचाप रियाज किया है, इट्स ऑल्सो नॉट अ बिग डील। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने अपने घर में चुपचाप रियाज किया है, क्योंकि मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ। मेरे अभी वो जो आप कह रहे थे ना कि वीणा क्या नहीं, वीणा का पर वो पारंगत हो जाते हैं तो आप उसको छोड़, अभी मेरा वो लेवल ही नहीं है कि मैं छोड़ पाऊँ। आई एम वे मे बी आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड येट। दिस इज जस्ट अ फैक्ट, इसमें मेरी कोई विनम्रता नहीं है और कोई मानता तो कतई नहीं है, एंड दिस इज सिंपली अ फैक्ट। बट हाँ, ये जरूर है, शायद ये कह सकते हैं कि म्यूजिक तो इतना अच्छा नहीं भी होता हो मुझसे, लेकिन हो सकता है मेरी क्लेंजिंग के कारण एक फ्रेशनेस फील होती हो मेरी साउंड्स में लोगों को, शायद वो अच्छा होता हो। कर बहुत डीपली, क्योंकि इसमें काफी इनर मीनिंग छुपा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको। और क्लैरिटी के साथ हम अगर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कहते हैं कि हमारा संगीत को साधते साधते, बहुत साधते साधते, तो ये एक मतलब उम्र के बाद ही पकता है, फलता है। तो आपने पहले भी साधा, अभी फिर से साध रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं इसको? मतलब क्या ये जो कथन है ये सत्य है, या बहुत जो कोई इंटेलिजेंट है वो
छोटे अवस्था में ही 1-2 साल में ही पूरा मैच्योर्ड हो जाता है, क्या बात है इसमें, क्या सत्य क्या है? नहीं, मैं समझा नहीं दादा, एक बार वापस लास्ट बताइए आपने। एक होता है ना कि लोग कहते हैं हमारे समाज में कि भारतीय संगीत माचते माचते बहुत, हाँ। मतलब रियाज करते करते वो उम्र में जाके वो फलता है, वो उसकी फलन होती है, पकता है, उसको कहते हैं, सिद्ध होता है हाँ, वो, हाँ, सिद्ध होता है उसपे। तो अभी चूंकि नए जेनरेशन जो आ रहे हैं, अभी बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं, वो थोड़े ही से ही समय में सीख के और बहुत ज्यादा कलाबाजी कर रहे हैं। तो इस विषय पे आप थोड़ा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि क्या ये जो कथन है हमारे प्रचलित है कि बहुत ज्यादा एज तक जाने के बाद ही ये फलता फूलता है, तो क्या ये सत्य है या टैलेंटेड नहीं है, होने से सत्य ही है। ये हो जाए? नहीं नहीं नहीं, टैलेंट का भी म्यूजिशियनशिप से कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है। जी बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस अच्छे म्यूजिशियंस नहीं होते हैं। जी बहुत सारे अनटैलेंटेड म्यूजिशियंस भी कमाल का जादू कर देते हैं। जी तो दूसरी चीज ये तो एक अलग फैक्टर है, ये अनप्रेडिक्टेबल है और इसमें बहुत वेरिएबल्स हैं। लेकिन वो जो आपने पूछा है कि अ, जो नए बच्चे आ रहे हैं, सपोज नई जनरेशन जो सीख रही है, और ऐसा लगता है कि वो फटाफट सब सीख लेते हैं और एकदम से परफॉर्म भी करने लगते हैं, बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं वो, जी जी और बहुत अच्छे लेवल पे बजाने लगते हैं कि 15-20 साल की एज में तो वो अमेजिंग मैच्योर म्यूजिक बजाते हैं। जी जी। कई लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और दे आर रियली ब्लेस्ड वंस, दे आर रियली ब्लेस्ड वंस जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लेकिन जो मैच्योरिटी, रियल मैच्योरिटी आती है वो तो अपने टाइम से आती है, क्योंकि जैसे सपोज लेट्स से कोई खाना बनाते हैं हम, तो अगर 20 मिनट उसे पकाना है तो वो 20 मिनट बाद ही पकेगा। उसको हम जी रश नहीं कर सकते कि चलो भाई कुकर डाल दो या कुछ भी कर दो और हम उसको फटाफट कुछ कर लें। नहीं, जो कुकिंग टाइम है वो तो कुकिंग टाइम लगेगा ही, वो तो लगेगा ही। तो जो बच्चे अभी आज अच्छा बजा रहे हैं, जब वो मैच्योर भी हो जाएंगे तो क्या कहना होंगे उनकी म्यूजिक की, वो तो बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, जी। बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं तो बहुत ही खुश और हूँ और होपफुल हूँ कि ये नई जनरेशन बहुत अच्छे से कर रही है काम, बहुत जी अच्छे बहुत से। बहुत। वो पॉजिटिव है, बहुत ओपन है, और ज्यादा फालतू बातों में वो इतने नहीं है। हालांकि ऊपर से ऐसा लगता है वो गैजेट्स लेके बैठे हुए हैं या कुछ कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा फालतू भी नहीं है। अगर जो म्यूजिशियंस हैं और जो बहुत टैलेंट लेके आए हैं, वाकई वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई एम रियली होपफुल कि वो बहुत अच्छा काम और करेंगे। जब एक्चुअल मैच्योरिटी आ जाएगी उनके अंदर किसी भी टाइम पे धीरे धीरे, तब वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देंगे, बहुत अच्छा लेवल लेवल पे वो आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली। और ये टैलेंटेड जो म्यूजिशियंस हैं अभी, यंग है, यंगस्टर्स, ये अगर जैसे आपने किया या कई लोग और करते हैं, जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो प्रोग्राम्स हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, जैसे आपने कहा कि उसके बगैर कुछ संभव ही नहीं है, अगर इस चीज को उन लोगों ने वो अडॉप्ट करे, तो क्या और जल्दी ये मैच्योरली बजाएंगे या और उस इफेक्ट पड़ेगा उनके म्यूजिक हाँ, पोर्शन? 100% पड़ेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, वो उनको डिसाइड करना होगा और वो कर लेंगे, दैट दे विल फाइंड इट आउट देमसेल्व्स। अगर कोई मैच्योर हो रहा है तो हम उसको क्यों बताएं कि क्या करो। जैसे अगर बच्चा है कोई 20-25 साल की एज तक, उसने प्योरिफिकेशंस भी किए, मेडिटेशंस भी किए और अमेजिंग टैलेंटेड है और अच्छा काम कर रहा है, ऑफ कोर्स वो तो शाइन करेगा, बहुत बड़ा शाइन करेगा वो, उसका म्यूजिक, जी उसकी पर्सनैलिटी, उसकी उसका सब एनर्जी। लेकिन वो क्या करेगा उसके बाद हम नहीं जानते, वो उसका डिसीजन है, वो उसकी चेतना डिसाइड करेगी उसको क्या करना है क्या नहीं करना। वी कैनॉट से, वी कैनॉट से। हो सकता है वो भी वीणा में धुरंधर हो जाए और वो छोड़ दे वीणा को, वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो म्यूजिक पे स्वामी जी, ध्यान। हमारे देश में वर्तमान परिस्थिति जो है संगीतकारों की, जो कलाकार है, तो आप विदेशों में भी जाते हैं, वहां भी कलाकारों की स्थिति से आप भली भांति परिचित है। तो हमारे देश में कलाकारों की स्थिति को थोड़ा
एक अपग्रेड करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो ऑफ कोर्स हर देशों में थोड़ा अलग अलग उसका वो है, पर मोस्टली म्यूजिक इंडस्ट्री सारी दुनिया में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर। जी जी क्योंकि ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीजें अनऑर्गेनाइज्ड ही समहाउ रहती हैं, और मेरे ख्याल से रहना भी चाहिए उनको। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज अगर कर लिया तो फिर वो एक अजीब से फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की तरह हो जाएगा सब कुछ। तो थोड़ा अनऑर्गेनाइज रहना भी अच्छा है इस सेक्टर को। और क्योंकि उसमें एक चैलेंज आता है सबके लिए, एक इनसिक्योरिटी भी आती है, जो कि अच्छी बात है। इनसिक्योरिटी इज गुड फॉर म्यूजिशियंस, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं तो वो थोड़ा सिंसियरली सोचते हैं, समझते हैं, कुछ काम करते हैं। अगर उनको सब उपलब्ध करा दिया जाए तो वो इंटेलिजेंट्स भी हो सकते हैं, वो हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए चीज़ों को। तो म्यूजिशियंस को तो एज पे रखना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग थोड़े स्पेशल हैं। तो उनको थोड़ा सा उनको धक्के खाते रहना चाहिए लाइफ में, इन अ वे। क्योंकि इससे क्या होता है कि अवेयरनेस का एक इनपुट बना रहता है। उनको मालूम चलता है कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट कैन बी टेकन अवे एनी डे। सो बी अवेयर, डोंट लूज इट। इफ यू डोंट वांट टू लूज इट, कीप योर अवेयरनेस लेवल्स हाई। अदरवाइज कोई भी स्टॉर्म आ सकता है जो आपको कर सकता है। तो वो तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे एक संगीतकार होता है, वो संगीत सीखता है, लेकिन आजकल जैसे इसको एजुकेशन से रिलेटेड कर दिया है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट लेवल पे भी काफी सिखाया जाता है। आजकल टैलेंट हंट के नाम पे भी काफी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट में ले जाते हैं संगीत को, एक तो संगीत सीखना होता है, एक उसके बारे में जानना होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज सही है? नहीं, होने देना चाहिए ना। एजुकेशनल भी होना आप चाहिए, थियोरेटिकल भी होते रहना चाहिए। अच्छा, जिसको जो चाहे वो लेगा म्यूजिक से। लेट इट बी, लेट ऑल डोर्स बी ओपन। जो रियल म्यूजिशियन है वो कहीं से भी निकल के सामने आ जाएगा। जो नहीं है वो ये सब करते रहेंगे, वो म्यूजिक की क्लर्की करेंगे। देयर आर म्यूजिकल क्लर्क्स ऑल्सो। वो क्लर्क्स भी चाहिए हमको शायद। तो वो क्लर्की करेंगे म्यूजिक की। वो कुछ उसकी थ्योरी पे कुछ काम करेंगे, वो नौकरी करेंगे। ऐसे भी म्यूजिशियंस हैं जिनको सिर्फ नौकरी कर चाहिए, तो उनको नौकरी करने देना चाहिए। ठीक है भाई, तुम उतना ही करो। तो लेकिन जो रियल म्यूजिशियन होगा, जिसके अंदर वो स्पिरिट होगी, वो स्पिरिट उसको अपने आप बाहर निकाल के लाएगी। इसीलिए जैसे कि इन चीजों को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये स्पिरिट बेस्ड प्रोफेशंस है। जी ये स्पिरिट बेस्ड प्रोफेशंस है। इसमें स्पिरिट क्या चाहती है, वी डोंट नो। और लेट द स्पिरिट टेक इट्स ओन कोर्स। हम नहीं कह सकते ज्यादा इसमें। जैसे कोई कहे कि हम हीलिंग को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में डाल दें तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे लोग हीलर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हम कर सकते। हाँ, डॉक्टरी वगैरह में हम कर सकते हैं कि चलो भाई, क्योंकि वो एक साइंटिफिक चीजों में वो चीजें हैं। वो स्पिरिट बेस्ड प्रोफेशन नहीं है, वो माइंड बेस्ड ज्यादा है, स्पिरिट बेस्ड थोड़े कम है। हालांकि हैं पर इतने नहीं है। तो जो स्पिरिट बेस्ड प्रोफेशंस हैं, जहाँ पे आपकी स्पिरिट, आपकी गाइड, आपके मास्टर्स, आपकी आपके देवी देवता, आपके एंजल्स आपके साथ काम करते हो, उन सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हम। वो हमारे दायरे के बाहर है। तो वो कैसे होगा, वो अपने आप वो लोग कर लेंगे। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। वो चिंता हमारे लिए नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है, जिन लोगों को आगे आना है वो आगे आएंगे, वो अपनी कार्मिक डिसीजन से आएंगे, अपने कार्मिक डिसीजन से काम करेंगे, जितना करना है करेंगे। एकदम से हट भी सकते हैं, जैसे कि फिर बार बार वही चीज आती है कि अगर धनुर्धर निपुण हो जाए तो वो धनुष को तोड़ भी सकता है, वो विद्या जारी भी रख सकता है, वो किसी और को सिखा के रिटायरमेंट ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो हीलिंग प्रोसेस है, हाँ, हमारे मस्तिष्क का, तो इसमें हमारा भारतीय संगीत कितना कारगर है, इफेक्टिव कितना है? बहुत इफेक्टिव है। इंडियन म्यूजिक बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। सब जी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि ये बना ही इन बातों के लिए है बेसिकली। इसका जी रूट तो वही है। ये भी स्पिरिट बेस्ड आर्ट है।
म्यूजिक, स्पेशली हमारा म्यूजिक स्पिरिट बेस्ड आर्ट है। यहाँ पे एक स्पिरिट काम करती है। स्पिरिट मतलब जो शक्ति, पीछे कोई दैवीय शक्ति है वो काम करती है इनके पीछे। वो दैवी शक्ति से प्रेरित जो प्रोफेशंस हैं, जैसे ज्योतिष भी है, जैसे आयुर्वेद भी है, जैसे और भी कई चीजें हैं। इसको इस विषय पे थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग सभी लोग इंटरेस्टेड हैं इस विषय को जानने के लिए। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ दादा कि ये देवी शक्ति बेस्ड प्रोफेशन है। और देखो अभी नवरात्रि चल रही है, तो ये देवी बेस्ड सारे, देवी मतलब दैवीय बेस्ड, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड प्रोफेशंस हैं ये। लेट अस से डिवाइनली गाइडेड प्रोफेशंस है। डिवाइनली गाइडेड प्रोफेशंस को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। वो इंडिविजुअल स्पिरिट अपने आप ये फैसले करती है, और वो हायर सेल्फ हमारे फैसले करता है, और वो हायर इंटेलिजेंस हमारी फैसले करती है। हमारी कॉम्प्रिहेंशन और वो समझ के बाहर की बातें हैं वो हम ना समझ सकते हैं, ना डिसाइड कर सकते हैं, ना कुछ हम इसमें कर सकते हैं। हम सिर्फ अवेलेबल रह सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम इन बातों के लिए शायद हम मीडियम है, हम सिर्फ अवेलेबल रह सकते हैं। वो स्पिरिट हमारे से क्या काम करवाएगी और वो क्या होगा, दैट इज अप टू इट टू डिसाइड। और हमारी अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारा फ्री विल इसमें इतना है कि हम अवेलेबल रहें। हम कहें नहीं, हम अवेलेबल नहीं रहना चाहते हैं फॉर वट एवर रीजंस, हम नहीं भी रह सकते हैं, विच इज फाइन। बट तब वो कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज दे कैन नॉट इंटरवीन इन दैट सेंस। वो तभी हमारे से काम कर सकती हैं जब हम ओके कहें, ओके वर्क फ्रॉम मी, वर्क विथ मी, वर्क विद इन मी। तो ये सारी चीजें डिवाइनली गाइडेड है, और डिवाइन बेस्ड प्रोफेशंस है, डिवाइनली गाइडेड प्रोफेशंस है। हमारा म्यूजिक भी अगर एक डिवाइनली गाइडेड म्यूजिशियन गा या बजा रहा है तो वो 100% इफेक्टिव होगा, बजाय इसके कि जो वो म्यूजिशियन जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली गाया बजा रहा है, फिर भी उसका भी इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा तो होगा ही, अपने आप में तो वो होगा ही। जैसे कि अगर आपका सिर दर्द हो रहा है और एक जो डॉक्टर नहीं भी है वो भी कह दे आपको कि आप ये कर लीजिए, शायद आपका सिर दर्द तो ठीक हो ही जाएगा, भले वो डॉक्टर नहीं भी है। तो ऐसी चीजें तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई कहे कि आपका कोई बहुत डीप इश्यू, ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज, तो वही बता सकता है जो डीपली डिवाइनली गाइडेड हो। तो क्या हमें डिवाइन पे सारा अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए? वो तो आपका चॉइस है दादा। दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। अगर वो डिवाइनली गाइडेड होगा तो वो डिवाइनली गाइडेड फैसले करेगा। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बीना जी। जी मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है। संगीत भी ध्यान ही होता है, जहाँ तक ऐसा कहते हैं, और मेरा थोड़ा सा मानना भी इस नाते थोड़ा सा कि हम जब संगीत में एक हम किसी भी फॉर्म में जाएं, चाहे रियाज के फॉर्म में, चाहे परफॉर्मेंस के फॉर्म में, एक टाइम बाद वो ध्यान को उपलब्ध होने लगता है। ऐसा सुनने में भी आया है और मुझे ऐसा लगता भी है। तो क्यों संगीतकार को भी ध्यान करना जरूरी है, ये मेरा प्रश्न है। क्या ये जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है? ये सवाल थोड़ा सा अलग फ्रेम किया जाना चाहिए कि संगीत तो सबके लिए जरूरी है। तो ऐसा ही जैसे हम कहें हेल्दी रहना सबके लिए जरूरी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स हेल्दी रहना जरूरी है सबके लिए। कोई बीमार रहना क्यों चाहेगा? कोई सोसाइटी बीमारी क्यों पसंद करेगी? कोई सोसाइटी गलत नेगेटिव चीजें लेके ही क्यों चलेगी? चल सकती है, ऐसी सोसाइटीज हैं, दैट इज देयर इंडिविजुअल डिसीजन, व्हिच इज टोटली फाइन। क्योंकि यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप नेगेटिविटी में सारी जिंदगी बिता सकते हो एंड यू विल बी स्टिल लव्ड बाय गॉड, बाय देवी देवता, हुएवर यू वर्शिप। उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो सकती। तो ये भी एक ये इंडिविजुअल फैसले हैं, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसका कोई म्यूजिशियनशिप से कोई भी ज्यादा वो नहीं है। एक प्लम्बर को भी मेडिटेशन करना चाहिए, एक कारपेंटर को भी मेडिटेशन करना चाहिए, एक स्वीपर को भी मेडिटेशन करना चाहिए,
इस सेंस में तो, क्योंकि एक प्लम्बर को भी स्वस्थ रहना चाहिए, एक कारपेंटर को भी स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वस्थ रहने का अधिकार एक साधारण स्वीपर को भी है, एक सफाई कर्मचारी को भी है, एक बड़े कंपनी के सीईओ को भी है, सबको है। जी ये सबका एक हक है, जन्म सिद्ध हक है। तो वो इंडिविजुअली ही फैसला करेंगे अपने लिए। हर म्यूजिशियन अपने लिए खुद फैसला करेगा उसके लिए ध्यान जरूरी है कि नहीं है। वो हम किसी को नहीं बोल सकते नहीं तुम ध्यान करो क्योंकि तुम्हारा अच्छा होगा, नहीं नहीं, फिर वो ध्यान काम नहीं करेगा। वो उसकी इंटेलिजेंस से काम होना चाहिए, उसकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। हाँ, उसको मदद कर सकते हैं, हम बार बार उसको रिमाइंड करा सकते हैं, देखो अगर तुम ध्यान कर सकते हो तो तुम अच्छा करोगे, वाकई इसमें कुछ और डायमेंशन खुलेंगे, कुछ और चीजें तुम कर पाओगे। पर हम कह भर सकते हैं, वो करेगा या नहीं करेगा वो उसकी चॉइस है। These things cannot be forced, these things cannot be dictated, these things, क्योंकि वो स्पिरिट बेस्ड चीजें हैं, स्पिरिट को हम कन्फाइन कर ही नहीं सकते। अगर हमने स्पिरिट को कन्फाइन करके ताले में बंद कर दिया तो वो स्पिरिट है ही नहीं। जी जी वाह जी बहुत खूब। स्वामी जी, अगर आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो, अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं हो, तो क्या कुछ छोटा सा आपके मन लायक जो भी कुछ पीसेस हमें सुनने को मिल सकता है क्या, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो? अभी अभी क्या संभव है? हाँ, मैं तो अपने, अभी तो मैं इतना पारंगत तो हुआ ही नहीं हूँ, तो मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं फिलहाल तो। जी और जी और लेकिन छोड़ भी सकता हूँ, मेरा एक रिटायरमेंट का टाइम भी आएगा, बट अभी तो नहीं है, इस मोमेंट में तो हाँ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, अभी तो जो कुछ समझना है हम लोगों ने समझ लिया। आप आप जो कहना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है। वो हो सकता है कि हर किसी के समझ से बाहर है, लेकिन कुछ एक लोग तो समझेंगे। ये बहुत गहराई से आप बात, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, स्पिरिट कभी भी ये नहीं कहती है किसी को कि आप मुझे समझो, जी ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। डिवाइन भगवान ये नहीं कहता है कि मुझे समझो या मुझे प्रेम प्रेम करो या मुझे जानो, मुझे इन ये सब चीजें कॉमर्शियल चीज है। जगह जैसे हम किसी को कहने लगते हैं ना, ऐसा करो, ऐसा समझो, वो कॉमर्शियल बात हो जाती है, फिर हम्म, वो इंडिविजुअल बात नहीं रही है। जैसे हम किसी को नहीं कह सकते तुम इसको प्रेम करो, तुम ऐसे ऑर्डर से कोई प्रेम कर लेगा किसी को, हम्म, या कोई कह दो कि इसी को ऑर्डर से हेट करो, या हम्म, हेट भी हम कर लेंगे, कर हम्म, भी सकते हैं सुपरफिशियली, लेकिन वो रियल नहीं होगी, रियल हेट भी नहीं होगी, रियल प्रेम भी नहीं होगा। तो ये सारे ये सारी चीजें डिवाइनली गाइडेड चीजें हैं, तो वो गाइडेंस सबको है, सबका जीपीएस ऑन है। जी कोई भी ये नहीं कहता है कि आपके फोन का जीपीएस तो काम नहीं करेगा क्योंकि आप अच्छे आदमी नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। जी ऐसा नहीं जी कहेगा कोई सैटेलाइट, कोई वोडाफोन, कोई कि नहीं 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 आप खराब आदमी हो, हम आपको 4G नहीं देंगे, आप सिर्फ 2G पे ही चलो, और जी आपके बहुत मैसेजेस बहुत हम जी सेंसर कर देंगे, व्हाट्सएप आप नहीं चलाओ, आप खराब आदमी हो, ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। जी जी This energy is available to all saints and sinners, stupid and intelligent, and non-talented and talented। इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज डिफरेंट डायमेंशन। तो वो उन्हीं के लिए खुला है जिन जो 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 चाहते हैं वो खुले उनके लिए, सबके लिए ओपन है वो चीज। जी There's nothing जो लेना special चाहे वो about लेगा। दो। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम्म, बिल्कुल सही। जो डिविनिटी लेना चाहे। कोई, हाँ दादा, डिविनिटी कोई स्पेशल चीज नहीं है, वो बहुत हम्म, ऑर्डिनरी चीज है। हम्म, भगवत्ता जो है, चेतना जो है, वो एक ऑर्डिनरी चीज है, वो हम्म। एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। और वो ऑर्डिनरी है इसीलिए वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ये भी कह सकते हैं हम, हाँ हाँ, क्या क्योंकि वो बात है। ओब्वियस है, वो इतनी सामने है कि हम उसको भूल सकते हैं। ये सब जरूर चीजें हैं, मगर वो साधारण बात है, बहुत असाधारण बढ़िया। चीज नहीं है वो। असाधारण तो बेवकूफी है, असाधारण तो हमारी इनकॉम्पिटेंस है, हमारी अनकॉन्शियसनेस है। हमारी वाह वाह। अनकॉन्शियसनेस अमेजिंग है, क्योंकि इतने सब हो के बावजूद भी हम नहीं समझ रहे हैं उस चीज को। ये हमारी स्टुपिडिटी है, विच इज हम्म, अमेजिंग। वाह। इंटेलिजेंस अमेजिंग नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी चीज है, वो तो नॉर्मल चीज है।
तो मैं क्या अब बात है। थोड़ा सा किरवानी में ट्यून था, अभी मैं वही बहुत हल्के इसका ही रियाज जी, कर रहा था। बहुत क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, वाह वाह। स्वामी जी, जैसे आपका ये वाद्य यंत्र है, तो ये तो पाश्चात्य वाद्य यंत्र है पहले, तो इसको फिर भारतीय में जब कन्वर्ट किया गया तो क्या क्या चीज इसमें परिवर्तन किया गया, थोड़ा सा हमें बताएंगे, हमें या और भी कोई लोग जानना चाहते हैं उनके लिए, कि कैसे ये मोहन बीना कहलाया। हाँ, ये मोहन मीणा नहीं है दादा, जी ये जी, तो इसका जेनेरिक नाम, जिसका पेरेंट नाम है स्लाइड गिटार। स्लाइड अभी क्यों गिटार, जी स्लाइड गिटार? अच्छा। क्योंकि ये स्लाइड होता है, ऐसे हम बाहर से ऐसे जी स्लाइड जी करते हैं। जी। और ये नॉर्मल अपराइट गिटार जैसे ऐसे बजाते हैं वैसा भी नहीं बजता, हम्म। फ्लैट रख के उसको ऐसे हम्म, स्लाइड करते हैं। जी। तो ये इसलिए स्लाइड गिटार है। और क्योंकि ये हम इस पे अब इंडियन म्यूजिक बजा रहे हैं और थोड़ा सा इसको इंडियनाइज कर दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम इंडियन स्लाइड गिटार है, जो अच्छा, इसका इंडियन जेनेरिक स्लाइड। नाम है, जो इसका सरनेम है लेटर से, जैसे अच्छा, बंदोपाध्याय आपका सरनेम है, जी तो जी जी। ऐसे इस फैमिली का सरनेम है इंडियन स्लाइड गिटार। ओहो। ओके। जी। अब ये इसमें मॉडल्स बहुत लोगों ने बनाए हैं। हम्म। सबसे फेमस मॉडल ऑफ कोर्स विश्वमोहन जी का है, जो कि हम्म, मोहन वीणा के नाम से है। तो उन्होंने एक तरह से इसको
अपने तो उनका भी तो साज आप ही की तरह से ऐसा ही है या कुछ नहीं, अलग डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। हवाइन भी है, हवाइन भी है, इसको हवाइन हवाइन भी कहते हैं, इसको हवाइन भी कहते हैं। हवाइन वेस्टर्न उसको कहते हैं। अब ये हवाइन पूरा नहीं रहा, अब ये है तो बेसिकली हवाइन फिर भी, लेकिन स्लाइड गिटार और भी जनरल टर्म है, क्योंकि स्लाइड गिटार के बहुत सारे वेरिएशंस है, वेस्ट म्यूजिक में भी, वेस्टर्न म्यूजिक में भी और इंडियन म्यूजिक में भी। तो इसीलिए इसको जनरल स्लाइड ही बोलना चाहिए, स्लाइड गिटार। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए गिटार में? चेंजेस थोड़ा ये हुए, हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा देख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी। दिखा के अगर बताएंगे तो। जी अब जी, ये अच्छा जो है, जी ये मॉडल देवाशीष भट्टाचार्य जी का है और इसका जी। नाम है चतुरंगी। ओके, वाह ये चतुरंगी है। जी। और मोहन वीणा में क्या होता है कि चिकारी जो है वो सामने नहीं होती, यहाँ पे ये पोर्शन नहीं होता उनका, ये पोर्शन वो यहीं तक होता है, और वो चिकारी सिर्फ ये पीछे वाली यूज करते हैं। ओके, और मैंने तो थोड़ा सा अलग किया हुआ है, तो मैं दोनों जगह यूज करता हूँ इसको। और मेरी ट्यूनिंग भी अलग है, म सा प सा वगैरह होती है, और वो लोग सा प सा करते हैं, और विश्वमोहन जी दारा दारा इस तरह से बजाते हैं, फर्स्ट टू फिंगर्स से। दोनों में पिक यूज करते हैं, थंब यूज करते हैं इसमें। देवाशीष भट्टाचार्य दा और रा ऐसे बजाते हैं, दादिर दारा उनका ये अच्छा। आता है। और मैं थोड़ा और भी अलग बजा लेता हूँ, मैं सिर्फ एक फिंगर से सितार स्टाइल में करता हूँ, उसको भी मिज़राब को भी मैंने थोड़ा सा अलग कर रखा है, और मैं दा और रा ऐसे करता हूँ, तो ये दारा अच्छा। दारा दिर दिर ऐसे होता है। तो ये सब चीजें हैं। और वाह ये मॉडल चतुरंगी है देवाशीष भट्टाचार्य जी का, और जी। इसमें थोड़े से कस्टमाइज्ड है ये मेरे हिसाब से, लेकिन ये मॉडल चतुरंगी है। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, इसलिए मैं जानबूझ के स्लाइड गिटार यूज करता हूँ हर जगह वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जैसे आपके बनारस में जो कमला जी बजाती हैं, वो जी उन्होंने उनको नाम शंकर वीणा दे रखा है, जी जी। उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया हुआ है। तो मॉडल तो बहुत सारे हो सकते हैं, विच इज फाइन, उसमें कोई गलत नहीं है, सब अपने मॉडल्स बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, अपनी अपनी पसंद है। और ये ओपन इंस्ट्रूमेंट है, इसकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जातिवाद वाद इसमें अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि हमारी सोसाइटीज में तो हो गया कि भाई एक बार तुम ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण जी जी ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पे। टोटल जी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन फंडा है, इंटरफेथ, इट्स ऑल ओपन, इट्स अ वेरी ओपन इंस्ट्रूमेंट। जी। इसमें चाहे जो काम किया जा सकता है, चाहे जो इसका डिजाइन बना सकता है, चाहे जो इसको अपने तरीके से बजा सकता है, सब एक्सेप्ट करेंगे इसको। फिलहाल इसमें कोई जातिवाद शुरू नहीं हुआ, ये आर्य समाज है। जी बहुत अच्छा हमारी है। कम्युनिटी का आर्य समाज है। जी जी। तो इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, इट्स ऑन ओपन इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें जातिवाद नहीं शुरू हुआ, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। साउंड भी बहुत बढ़िया साउंड जो इसका सबकी अपनी अपनी साउंड भी है दादा। जैसे जी कमला जी की साउंड बिल्कुल अलग आएगी, वो जी अलग अलग आएगी जी। अंदाज और उससे बजाएंगी। मोहन वीणा की, उन लोगों की साउंड बहुत अलग आती है। और मोहन वीणा में भी अलग अलग कैटेगरी के म्यूजिशियंस अलग अलग तरह के उसकी इसको वो करेंगे। और इसमें भी देवाशीष भाई की लीनियर से जो चल रहे हैं लोग, वो अपना अलग करते हैं। हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऐड करता है इसमें। तो ये ओपन इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज्यादा। जैसे सितार, सरोद, सबकी टेक्निक फिक्स हो गई है, सब घराने बन चुके हैं, जातिवाद पूरा स्टेब्लिश्ड है, वर्ण व्यवस्था पूरी आ गई है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और तुम ये सब हो। अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है, अभी टच नहीं जी। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। जी जी, अनटच्ड है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मुझे एक प्रश्न पूछना है मनीष जी। जैसे आप अभी ऐसे आप जैसे आप ध्यानी लोगों के बीच भी बजाते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं, और एक ऐसे ऑडियंस भी होती है जो मतलब टिकट्स लेके आते हैं जब हम एक अलग कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं। तो क्या आपका माइंड सेट वो थोड़ा सा बदलता है, या आप किस हिसाब से बजाते हैं उस समय, उस दौरान? माइंड सेट तो नहीं बदलता, लेकिन जो जॉनर है उस हिसाब से जरूर
उसके प्रति ट्रू हो जाते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं फ्यूजन म्यूजिक बजा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में एक बैंड के साथ, अब मेरा माइंड अंदर से तो मैं सेम ही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस जॉनर में मुझे क्या करना है म्यूजिकली, तो मैं उस रंग को एंजॉय करूंगा। लेट्स से वो एक ऑरेंज कलर है, मैं उस ऑरेंज कलर को एंजॉय करूंगा। अब एक मेडिटेशन है, वो वाइट कलर है लेट्स से, तो मैं उसमें वाइट कलर एंजॉय करूंगा। अंदर से तो मैं ऑलमोस्ट सेम ही हूँ, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट सेम हूँ। और मेडिटेशन में ये होता है कि कम से कम म्यूजिकलिटी रखनी पड़ती है। तो मेडिटेशन में तो एक्चुअली बहुत हाथ खींच के बजाना पड़ता है, इतना खींच के। इसीलिए मेरा क्लासिकल म्यूजिक में भी कभी कभी मेरा हाथ इतना कम म्यूजिकल होता है कई बार, और ब्लैंड और सिंपल ज्यादा होता है, तो उसमें भी एक अच्छी बात है, ब्राइटनेस आती है। तो मैं बहुत ज्यादा हैवी क्लासिकल फ्रेजेस नहीं लेता हूँ, कई बार जानबूझ के भी कह सकते हैं आप, या फिर मेरी धीरे धीरे वो आदत से भी निकल जाता है, क्योंकि मेडिटेशन में भी इतना हम बजाते हैं और वहां पे म्यूजिकल वैल्यू बहुत जीरो रखनी पड़ती है। अगर आपने जरा भी म्यूजिकल कर लिया तो लोगों का ध्यान म्यूजिक में जाएगा, और वो ध्यान लोगों का म्यूजिक में नहीं जाना है, लोगों को सिर्फ एक एम्बियंस देनी है म्यूजिक की, ध्यान तो उनको अपने अंदर जाना है। तो वो म्यूजिक सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है, वो सिर्फ बैकग्राउंड है, वो बैकड्रॉप है। तो मैं इतना बैकग्राउंड हो गया हूँ कई बार कि मुझे कभी लगता है कि मैं अगर आगे आता हूँ तो भी मैं बैकग्राउंड से ही फील करता हूँ। तो इसलिए कभी कभी मेरा क्लासिकल म्यूजिक का भी जो रेंडरेशन है वो बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि मैं जानबूझ के बहुत ज्यादा हैवी क्लासिकल फ्रेजेस नहीं यूज करता हूँ। जानबूझ के मैं उसकी क्लासिकलिटी को थोड़ा सा लेवल पे लेके आके उसकी म्यूजिकलिटी को भी थोड़ा सा उतना ही रखता हूँ जितना कि वो एक म्यूजिकल मजा भी दे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी म्यूजिकलिटी में भी ना जाए, क्योंकि फिर तो वो माइंड गेम्स में चले जाते हैं हम। और फिर उसमें कितनी अच्छी हमने तिहाई ली, और फिर कितना अच्छा हमने वो किया, और कौन सी जाति बजा ली, और उस सब में हम जाते हैं। वो भी करता हूँ, तो भी मैं उसको ऑर्डिनरी बना के पेश करता हूँ। ऐसा ना होता है लगे कि वो कोई बहुत ही मेंटल वर्क हो गया है उसमें, और कोई बहुत हैवी म्यूजिक आ गया हो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फिर उसका एंजॉयमेंट फैक्टर भी चला जाता है, फिर लोग इंटेलेक्चुअली जज करते हैं उस चीज को। मैं उससे थोड़ा सा जानबूझ के डॉज करता हूँ उन चीजों को, जानबूझ के। और मैं क्लासिकल ऑडियंस को कई बार जानबूझ के ये टाइप का म्यूजिक क्लासिकल देता हूँ कि ये भी आपकी ही राग है, और लेकिन मैंने इसको ऐसे बजाया है। विल यू एक्सेप्ट इट? डू यू सी स्टिल म्यूजिक इन दिस, डू यू सी समथिंग एल्स इन इट? इट्स अप टू देम। क्योंकि मुझसे पहले जो भी गाया बजा के गया इस फेस्टिवल में, उसने बहुत क्लासिकल फंडे किए हैं, बट मैं यहाँ पे एक अलग एनर्जी से आ रहा हूँ, और मैं इसकी क्लासिसिटी को थोड़ा सा डाइल्यूट करता हूँ, लेकिन कुछ और इसमें ऐड कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली वो इंडिक्रेट हो गया मेरे साथ। तो इसलिए थोड़ा सा अलग होता है म्यूजिकली। हो सकता है क्रिटिक इसको इतना ना पसंद करें, और हो सकता है उनको लगे कि ये तो इतना सिंपल शायद बजा दिया इसने, या फिर, लेकिन मैं जानबूझ के वो हैवीनेस को थोड़ा कम करता हूँ। अभी भी मैंने किरवानी बजाया, मैं इसको बहुत ट्रेडिशनली भी बजा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के एक अलग सा आयाम दिया है, विच इज जस्ट मेडिटेटिव भी हो जाता है वो, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है वो, और साथ के साथ एक अलग फ्लेवर लेके आ जाता है। और मेरे जो कंपोजिशंस भी होते हैं, जो भी मैं कंपोज करता हूँ और जो चीजें एल्बम्स में सब आती हैं, उसमें भी यही रहता है कि कई पुरानी चीजों को, जैसे मैंने अभी अभी मैं एक एल्बम कर रहा हूँ मंत्रा सीरीज के ऊपर, मंत्रों के ऊपर, मगर वो मंत्र ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा ये मंत्र है, क्योंकि मैंने उसको बहुत अलग पैकेज दे दिया है पूरा। एक तो मैंने उसकी सो कॉल्ड रिलीजियस डिविनिटी से उसको हटा दिया है, जो कि बहुत ज्यादा उसको हैवी कर रही थी उसकी एनर्जी को। सपोज ओम गम गणपतये नमः, सिंपल सा एक मंत्र है, मैंने उसको अलग ही वीडियो में डाल दिया और एक अलग ही फ्लेवर दे दिया। तो उसकी वो ऑथेंटिसिटी तो है, लेकिन उसका पैकेज बिल्कुल अलग कर दिया मैंने। और अब मैं कर रहा हूँ महामृत्युंजय पे, और महामृत्युंजय को मैं एक हैवी मेटल बैंड के साथ बजा रहा हूँ और कर रहा हूँ।
उसका टोटल फ्लेवर अलग है, उसका ट्रांसफॉर्मेटरी फ्लेवर है, और उसमें शिवा की एनर्जी आ रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेटरी है। तो वो चीज उसमें उसमें ला रहा हूँ। उसका मंत्र का मतलब ये नहीं है, भी नहीं है कि आप सिर्फ उसको सिर्फ जाप कर रहे हैं और अंदर वो तो है ही है, वो तो ऑफ कोर्स है, उसको नहीं छेड़ा है मैंने, वो चीज तो वाकई है। लेकिन मैंने उसको रीपैकेज किया एक शॉक एलिमेंट के लिए, जानबूझ के, पर्पसली, कि मैं उसको उसकी कुछ धूल छांट दूं वहां पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छी चीजों के ऊपर भी धूल जम जाती है। सो इट्स टाइम एंड अगेन टू डू सम डस्टिंग। तो मैंने सूफियों की चीजों पे भी ऐसे ही काम किया। मैंने सूफी चीजों को भी बहुत मॉडर्नाइज करके, और उसका टाइटल दिया है सूफीज, न्यू एज सूफीज विच आर राइट नाउ द सूफीज। ऐसे नहीं कि वो सूफी किसी रेगिस्तान में घूमते हुए वो पुराने लोग हैं। आज भी तो कोई सूफी होंगे ना, जो हो सकता है मोबाइल से अपना काम करके घर पे आते होंगे, वो भी तो सूफी हैं। तो वो कहाँ से कनेक्ट करेंगे उस रेगिस्तानी बंदे को जो ऊंट पे चल रहा है और सो कॉल्ड मास्टर्स के पास जा रहा है? तो वो उस सूफी का क्या होगा जो अभी अभी भी नौकरी करके घर पे आया है? तो ये सारे भी मेरे है। मैं जानबूझ के ये सब मिसचीव्स करता हूँ, ये शरारतें हैं मेरी। दिस इज जस्ट माई माई इन माई प्ले। दिस इज जैसे जस्ट भारतीय रागों को भी क्या आप बहुत सिंपली प्रेजेंट करना पसंद करेंगे या बहुत तैयारी करके बहुत गॉर्जियसली प्रेजेंट करना पसंद डिपेंड करता है ओकेजन क्या है। लेकिन मैं जानबूझ के बहुत ज्यादा उसको हैवी नहीं करता हूँ, जी जानबूझ के, जी जानबूझ के। क्योंकि मुझे नहीं पसंद है बहुत ज्यादा उसको हैवी करना, क्योंकि हैवी करने से उसकी उसकी स्पिरिट चली जाती है। जी 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 और अगर मैं स्पिरिटली गाइडेड म्यूजिक बजा रहा हूँ तो मेरे अंदर से वो हैवीनेस नहीं आएगी, फिर बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत नहीं सही आ पाएगी। अगर जी जी आ सकती होती तो फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाती। वो हैवी एनर्जीज ही वो इतनी ज्यादा कर सकते हैं। हालांकि कुछ म्यूजिशियंस हैं जो दोनों भी मैनेज कर सकते होंगे, आई एम श्योर, और वो तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ऐसा हो तो। लेकिन मेरे से संभव नहीं होता है वो। संभव, मैं इतने साल ओशो आश्रम में भी जब रहा हूँ और जो भी मेरी सो कॉल्ड क्लेंजिंग या शुद्धि हुई होगी सोल लेवल पे, अब मुझसे इतनी हैवीनेस नहीं बर्दाश्त होती है हर जगह। सो आई स्टे सिंपल, आई स्टे वेरी बिल्कुल सही सिंपल। बताया जी बिल्कुल। जैसे जहाँ पे स्वामी जी भाव की जरूरत है, हमारे भाव प्रधान गायकी है तो भाव की जरूरत है, तो भाव को अगर साइड में करके हम तैयारी करें, बहुत ज्यादा तैयार और जिम्नास्टिक करें बहुत ज्यादा, तो फिर वो भाव नहीं रह जाता है। हमारी भारतीय संगीत रागों का जो वैचित्र है, जो ब्यूटी है, तो वो सिर्फ भाव में ही संभव है, तैयारी से वो खत्म होने लगता है, ऐसा लगता है। आप तो बहुत ज्यादा इस पे काम किए आपने, नहीं, तो आप बता तैयारी भी सकते। रखनी चाहिए दादा, ऐसा नहीं है। मैं तैयारी नहीं, के अगेंस्ट तैयारी में तो नहीं हूँ। ठीक है, बट जैसे है कि वो सिंपलिसिटी में तैयारी हो तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मतलब ये एग्जैक्टली, चीज, ये बिल्कुल चीज सही आपने जी पकड़ा, जी। बिल्कुल सही, यही किसी बात। चीज को क्लिष्ट कर देना, बहुत भारी कर देना, ये चीज हाँ, रागों में और वो बड़ा इजी है क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस की जा सकती है। कॉम्प्लेक्स जी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल चीजों की क्या प्रैक्टिस करोगे आप? जी 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 सिंपलिसिटी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। वो जी सिंपली जी आएगी, आपके अंदर से आएगी। तो सिंपल रहना तो की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, जी कॉम्प्लेक्स रहने की बहुत प्रैक्टिस हो सकती है। बहुत सही, बहुत सही। वीणा जी कुछ आपके मन में प्रश्न आ रहे हो तो। जी, प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो आप सुन के मनीष जी की बहुत ही आनंद आ रहा है। जी मुझे थोड़ा-सा वो बताएँगे मनीष जी, कि जैसे अभी आपने बताया कि सिम्प्लिसिटी इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइक एनी काइंड ऑफ लाइक म्यूजिशियन एंड ऑल। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि जैसे आप जब हम एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर आपने बहुत सारी चीज़ें कंपोज़ की, बहुत सारे एल्बम्स जैसे मैंने बताया, और कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में भी ब करवाया आपने काम। तो वो जब आप करने के लिए क्रिएटिविटी के लिए बैठते हैं, तो आप ध्यान के उपरांत बैठते हैं, या फिर क्योंकि आप तो वैसे ध्यान में रहते होंगे, तो कैसे वो मुझे थोड़ा-सा बताएँगे थोड़ा-सा कि कैसे उसको करते हो? हाँ हाँ, इतनी फील तो समझ में आने लगती है कि क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कंटेंट बेस्ड कंपोजिशंस हैं। जैसे कि
सिचुएशन बेस्ड चीजें हैं कि ऐसा ऐसा एक चीज है, उसके लिए क्या म्यूजिक हो सकता है। तो तो वो ऑफ कोर्स इंट्यूटिवली आप फील कर लेते हो कि ये चीजें शायद इसके लिए अच्छी रहेंगी, और मैं ऑफ कोर्स उनको भी बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ जानबूझ के उसको। और इवन म्यूजिशियंस को भी जब इनवाइट करता हूँ रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो वो इतने भरे हुए आते हैं अपनी क्लासिसिटी और सब चीजों को लेके, उनको बहुत टोन डाउन करना पड़ता है। सॉरी, और नीचे आओ, और नीचे लेवल पे आओ, आप नीचे मतलब और सिंपल कर दो उसको, और डिग्री नीचे कर दो, और डिग्री नीचे कर दो। और फिर उनको खुद लगता है कि ये हमने किया है, तो वो खुद कई बार हैरान हो जाते हैं खुद के ही म्यूजिक से, क्योंकि वो लोग अकस्टम नहीं है इतनी सिंप्लिसिटी के। उनका जो आइडिया है कि म्यूजिक तो बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी से ही उनको विन करना है, सबको जीत लेना है, सब लोगों का दिल और दिमाग और व्हाटएवर, और तालियां बटोर लेनी है, और लोगों की वाह वाह होनी चाहिए कि कितना मुश्किल काम उन्होंने, कितने अमेज। और वो अच्छा भी है, मैं तो उसको उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरी अगर कंपोजिशन है और मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो और लेकिन मुझे उनका कुछ चाहिए म्यूजिक, तो मैं उनको टोन डाउन करूंगा, उनको रिलैक्स करूंगा, उनकी बातचीत करते करते उनको धीरे धीरे उनको एक लेवल पे लाऊंगा जो उस कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी भावभूमि है उस चीज की, और वहां से उनकी रिकॉर्डिंग करूंगा मैं, और वहां से उनका टेक्स लूंगा, और वहां से उनको मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ताकि इसका मूड कैप्चर हो, ताकि वो एग्जैक्टली हम जस्टिफाई करें उसके लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेडिटेशन के जो म्यूजिक क्रिएट किए हैं, बहुत सारे, इवन मैंने डायनामिक और कुंडलिनी का भी एक नया म्यूजिक क्रिएट किया है। तो तो उसमें भी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, और कि आप जो पर्पस है उस चीज का वो जस्टिफाई होना चाहिए। अगर कैथारसिस एक स्टेज है, उसका एक मुझे म्यूजिक बनाना है कैथारसिस का, सपोज डायनामिक की ये स्टेज है कैथारसिस और इसका म्यूजिक बनाना है, तो मुझे मुझे वहां पे कोई म्यूजिकलिटी नहीं दिखानी है, कोई आलाप नहीं करना है वहां पे, या कोई मुझे कोई तानबाजी नहीं करनी है, या कोई भी मुझे, वो चीज अलग हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे एक ऐसा साउंडस्केप देना है कि जिस जो लोगों को केओटिक होने में मदद करे, जो लोगों के अंदर की चीजों को बेधड़क निकाल सके, फेंक सके बाहर। तो मुझे वो जस्टिफाई करना है उस चीज को, एंड आई एम ऑनेस्ट एंड एंड कमिटेड टू दैट, नॉट टू एनी अदर थिंग। तो मेरा जो कमिटमेंट है उसके पर्पस से है, और किसी भी चीज से नहीं है। वो पर्पस अगर पूरा होता है और म्यूजिक उसको जस्टिफाई करता है, तो देन इट्स अ गुड जॉब डन वेल। नहीं तो फिर वो गड़बड़ है, नहीं तो फिर मैं अपनी म्यूजिकलिटी लेके अगर वहां बैठ जाऊंगा, इट्स ऑफ नो यूज। लेकिन कहीं कहीं पे बहुत अच्छी जगहों पर जब मैं क्लासिकल म्यूजिक भी ऑडियंस में बजाता हूँ, और फिर मैं एक अपना वर्जन देता हूँ वहां पे, जो कि हाँ वहां पे मैं तिहाइयां भी लूंगा, वहां पे मैं तीसरी जाति मिश्र जाति भी करूंगा, और मेरी जो अपनी जो उसमें चीजें हैं टेक्निकल, वो भी मैं करूंगा, सब करूंगा। मगर वो इस तरह से करूंगा कि वो इंटीग्रेटेड होगी, जैसे कि दादा ने अभी कहा कि वो इंटीग्रेटेड होके जब आएंगी उस फ्लो में, तो वो इतना जर्की नहीं लगेगा, वो इतना हैवी नहीं लगेगा, वो लगेगा कि यस इट्स पार्ट ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। जी, कॉपी बहुत पेस्ट नहीं स्मूथली लगेगा है कि जी। अभी आपकी तान आपका फ्लेवर कुछ और चल रहा है, और आपने वहां जबरदस्ती की एक तिहाई पेस्ट कर दी, और वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप वो तिहाई लेके जबरदस्ती आप आ रहे हो, तो वो कॉपी पेस्ट लगेगा वहां पे। बहुत बढ़िया, आपने इतने अच्छे अच्छे हम लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक आपने जो आज टिप्स दिए, ये इंस्टेंटली तो सारे चीज दिमाग में नहीं घुसने वाला है, बट उसको सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं कि हाँ इस पे थोड़ा और सोचे और क्या क्लैरिटी आएगी आने वाले समय में। आपने इतना अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारे, हमें भी बहुत आनंद आया, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बहुत देर तक आपसे बातें होती रहे, मगर ये तो संभव नहीं है। तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि चलते चलते आप थोड़ी सी अगर कोई अपना खुद का कंपोजिशन कुछ ऐसा
लाइट में, जैसा आपने कहा था कि बहुत हल्के में हमने कुछ कंपोजिशन, ऐसा कुछ अगर याद आ रहा हो तो चलते चलते, मतलब एक कर आध सकते मिनट हैं। अगर और कुछ सुना इससे दे। मुझे एक चीज और याद आई कि मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपोज किए चीजें, लेकिन जी मैं बहुत सारी जब क्लासिकल म्यूजिक भी बजाता हूँ तो अपनी ही बनाई गतें बजाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सारी जी। गतें मैं खुद कंपोज करता हूँ अपनी किसी भी ताल में जो होती हैं, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं उसमें कोई कुछ भी ट्विस्ट देता हूँ अपने हिसाब से उस चीज को। सारी गतें मैं अपनी खुद बनाऊंगा मोस्टली। कुछ ट्रेडिशनल भी लूंगा जो कि बहुत अच्छी हैं तो ट्रेडिशनल भी लूंगा, लेकिन बहुत जगह मैं अपनी गतें, अपनी कंपोजिशंस खुद ही बनाता हूँ। और मैं पूरा स्ट्रक्चर भी अपना क्लासिकल म्यूजिक का प्रेजेंटेशन भी खुद सोच के करता हूँ कि दिस इज हाउ इट शुड बी। क्या बात। उसको कि ये जगह यहाँ पे लिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे मैं ऐसे, और मैं जानबूझ के, पता नहीं क्यों मुझे शॉक करना लोगों को अच्छा लगता है, स्पेशली अच्छे लोगों को मुझे शॉक में डालना कभी कभी अच्छा लगता है। जो बहुत भले किस्म के लोग हो अचानक से चौंक जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत लगता है अच्छा। जी कि कि वो कुछ और सोच रहे हैं, सोचते जी। हैं, क्योंकि क्या होता है कि दादा बुराई इतनी बुरी चीज नहीं है, हाँ। लेकिन भलाई बहुत बुरी चीज हो जाती है कई बार। जी बहुत अच्छी बात बताई। जी। बुरी चीज तो कोई बुरी नहीं है, वो तो बुरी है तो ठीक है, बुरी जो है उनकी ही है। बुराई है वो जी है जी जी। है ना। जो लोग शराब पी के ड्रग एडिक्टेड रहते हैं वो फिर भी अच्छे लोग होते हैं अंदर से, लेकिन जो सो कॉल्ड अपनी अच्छे बने हुए फैंटेसी हैं। में जी। अच्छे बने हुए हैं या और हाँ कोई फैंटेसीज में रहते हैं ना, हाँ। वो एडिक्शन बहुत खराब एडिक्शन है। जी जी जी। और मुझे ऐसे लोगों को शॉक करना अच्छा लगता है, जस्ट फॉर मिसचीफ, ये मेरी शरारत है। जस्ट प्ले, जस्ट आई वांट जी टू जी जस्ट बहुत प्ले विद सही। देम, नथिंग सीरियस। मेरा उनका कोई लेना देना नहीं है। जी। स्पेशली जो पंडित टाइप के लोग होते हैं, और मेरा सबसे ज्यादा दोस्ती पंडितों से होती है। हम्म। जो भी पंडित टाइप के लोग होते हैं, मैं मेरी उनसे बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं उनको फ्रेंडली वे में इतना चौंकाऊंगा। हम्म। और उन लेकिन वो मेरी हर चीज को बहुत एक्सेप्ट करेंगे, और क्योंकि वो मुझे भी बहुत प्रेम करते हैं। समहाउ हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स पंडित टाइप के लोग हैं, और मैं उन्हीं को ही सबसे ज्यादा शॉक करता हूँ और उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा शरारतें करता हूँ। शायद इसीलिए वो मेरे दोस्त हैं। जी 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 बहुत अच्छा। इसी में एक कंपोजिशन है। जी बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। चलते ये चलते सिर्फ, हाँ जी बताए। जी हम सब जैसे, जी बताएं मनीष जी। नहीं, मुझे एक चीज याद आ गई इस कंपोजिशन के हिसाब से कि ये कंपोजिशन हम लोग जब ईरान में सूफी टूर कर रहे थे तब हमने इसको एक एल्बम में यूज किया था, और सारी रिकॉर्डिंग उसकी वहां की थी। और ये एल्बम में भी है एक, जो कि बहुत अच्छे से आया हुआ है। जिस मुझे याद अच्छा आया कि हम लोगों ने कैसे इसको रिकॉर्ड किया था, एक ही टेक में पूरा इसको रिकॉर्ड किया था हमने वहां पे। अच्छा, वाह।
बहुत बड़ी चीज है जी। हाँ आप बोलिए, सॉरी। जी वीना जी। जी जी, जैसे कि हम संस्था कलाकार से कलाकार के अंतर्गत हमारे साक्षात्कार का सीरीज चल रहा है और हम सभी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो आपको तो इतना, जैसे आप कई जगह गए हैं, देश विदेश में गए हैं, कई लोगों के बीच उठना बैठना होता है, तो मैं बस थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहती थी कि हमारी संस्था के लिए कुछ मार्गदर्शन दे, कुछ 2 शब्द हमारी संस्था के लिए गाइड करें, बताएं। हाँ, ये आपकी नहीं, मेरी भी संस्था है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी और बिल्कुल। गाइडेंस इसमें कुछ नहीं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है चिराग का, राजेंद्र का, क्योंकि जैसा कि हम लोग सोच ही रहे थे कि म्यूजिशियंस बहुत हद तक कॉर्पोरेट्स और किसी न किसी लोगों पे डिपेंड रहते हैं आपस में, और उनको लगता है कि ये लोग पैसे वाले लोग हैं और ये हमें पैसा देके या हमारा कुछ काम करेंगे। सो अब सिचुएशन कोरोना ने इतनी बदल दी है, सबको लेवल कर दिया है। सारे बड़े बड़े लोग और छोटे छोटे लोग एक ही लेवल पे आके बैठ गए हैं। ऑलमोस्ट जैसे स्टेज 0 कर दिया सबका। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ से, ताकि सबको एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है, हर प्रोफेशन में एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट 0 आ गए हैं। बड़े बड़े लोग भी 0 पे आ गए, छोटे छोटे लोग तो 0 के आसपास थे ही थे, तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि ये भी जो कल इतना बड़ा आदमी था आज लगभग हमारे ही लेवल पे है, जी बराबरी जी। पे आ गए। कोरोना एक लेवलर है, टोटल लेवलर है, उसने सबको बराबर कर दिया। सब वही राशन की दुकानों पे खड़े हैं एक साथ, और सब वही चुपचाप अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं या कोरोना के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। सबके प्लान्स बड़े बड़े, सब कुछ चुपचाप घर में आ गए हैं, और सब घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं और खाना बना के खा रहे हैं। इट्स ऑल कम बैक टू द सेम लेवल। तो अब म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये सब बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, और बड़े बड़े धुरंधर लोग भी शांत होकर चुपचाप बैठे हैं, और जो शांत और चुप लोग थे उनको थोड़ा मौका मिल रहा है वो बोलने का, ये भी हो रहा है। तो अब कलाकार लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करके, ये फ्रेश स्टार्ट है ना, क्योंकि एक नई शुरुआत है। अब इसमें पुराना चीज हट हट गई तो ये अच्छी बात हो गई। अगर वही कंटिन्यू रहता तो कोई नहीं सोचता ऐसे। अब वो 0 हो गया वापस से, तो लोग सोच रहे हैं अब क्या करें, तो आपस में लोग कोलैबोरेट करने की सोचते हैं। कोलैबोरेशंस अलग अलग लेवल पे हो सकता है, म्यूजिकल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकता है, कि एक दूसरे की कॉन्सर्ट्स या मिल के कॉन्सर्ट्स फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें। बहुत से लोग जो इंडिविजुअल चल रहे थे कि बस ये मेरा है और ये मेरा फेस्टिवल है और ये मैं कर रहा हूँ, तो सब सब मैं जो था सबका भी 0 पे लगभग आ गया है, और सब कह रहे हैं अभी हम करते हैं, हम करते हैं, हमिंग शुरू हो गई है अब सबकी। तो वो मैमिंग मैमिंग की बजाय वो हमिंग हमिंग पे आ गई सब चीजें। जी। तो ये भी एक हमिंग है हम सबकी, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा किसी को पुश नहीं कर सकते, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन का एक तरीका है। कुछ लोग कम कंट्रीब्यूट करके भी बहुत कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत कंट्रीब्यूट करके भी हाँ बहुत कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेट्स से। बट वो अपना अपना वो है, हम उसमें ज्यादा किसी को पुश नहीं कर सकते। जो जैसा कर रहा है वो ठीक है। और एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसमें कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे जैसे चीजें ओपन होंगी और जैसे जैसे पॉसिबल होगा आप लोग कर सकते हैं, बट विदाउट पुशिंग एनीबडी इनटू एनीथिंग। जो जो कर रहा है बस ठीक है, उसके लिए उतना ही जी बहुत है, क्योंकि जरूरी नहीं है सबका लेवल जी। एंगेजमेंट का सेम हो। सेम जी। नहीं हो सकता है वो, तो ठीक जी है ना। हर एक किसी को कोई बढ़ बढ़ के हेलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे नहीं कहना है सबको बार बार। सर अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्म, ये सब कहने की किसी को जरूरत नहीं है। हर एक ओके, ओके, सब समझते हैं। तो जिसका जो भाव है, जो करना चाहता है जितना उतना ठीक है, इज ओके। आप लोग एज ए ऑर्गेनाइजर जो हैं, जो एज ए कोर मेंबर्स हैं, आपको क्या करना है आप वो देखिए बस, और आप उसको खुशी से कीजिए। जितने लोगों को जितना शामिल होना है वो हो जाएंगे, जितना हो जाएगा वो हो जाएगा। इट्स ऑल, उसको स्पिरिट बेस्ड ही रखिए, बहुत ज्यादा माइंड उसमें हम बहुत नहीं लगाएंगे। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्लीमेंटेशन में लगा सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है तो हम ऐसा कर लेंगे, इधर से बुक हो जाएगा, ये इधर से वो, हाँ वो सब कर सकते हैं। मगर
उसके फ्लो को ज्यादा चेक नहीं करना चाहिए, और उस फ्लो में जो पॉसिबल बेस्ट हो सकता है खुशी खुशी करना है, उसको सीरियसली भी मत लेना वापस, नहीं तो हम लोग फिर एक गेम खेलने लग जाएंगे। जो लोग पहले से खेल रहे हैं हम भी उनकी एक सेकेंड हैंड कॉपी बन जाएंगे। वो लोग तो फिर भी टॉप लेवल पे खेल रहे थे गेम, हम उनकी जीरोक्स कॉपी क्यों बने? हमें कोई गेम नहीं खेलना है यहाँ पे कि चलो चलो हम ऑर्गेनाइजर खेलते हैं, चलो हम तुम्हारा प्रोग्राम करते हैं। नो नो नो, एक फ्लो में बहुत अच्छे से हो जाए, जो बेस्ट हो सकता है वो हो जाए। जस्ट एंजॉय, जस्ट दिस इज ऑल्सो अ गेम, डोंट टेक इट टू सीरियसली, एंजॉय इट फर्स्ट। और एंजॉयमेंट के भाव से सब करेंगे, जितना जिसको कंट्रीब्यूट करना है वो करे, नहीं करना है ना करे। कोई इवेंट नहीं हो पाए मत करो, जितना हो पाए जी भर के खुशी से करो। और उसमें कोई बहुत गोल्स और बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट स्पिरिट नहीं लाने की जरूरत है, फिर हम वही उन्हीं के गेम्स खेलने लग जाएंगे वहां पे, which is should not be repeated। हम वो नहीं है, हम लोग तो कलाकार लोग हैं, हम लोग तो स्पिरिट वाले लोग हैं। हम लोग स्पिरिट से वर्ड स्पिरिचुअल बना है, तो हम स्पिरिट से गाइडेड लोग हैं, तो हम लोग को स्पिरिट से ही गाइडेड होके सब काम करते रहना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज नॉट अबाउट प्रूविंग एनीथिंग टू पीपल, देखो हमने ये कर लिया और हम यहाँ तक कर पाए। नहीं नहीं नहीं, फिर हम वही गेम खेलेंगे। और इसलिए खुशी से ऑर्गेनाइज करें, और उस खुशी को ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे जब वो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम आएगा, बस उतना ही, दैट्स ऑल। बाकी just enjoy daily life, just enjoy doing all this, but no need to bring it down to very very heavily। जैसे मैं क्लासिकलिटी को भी हैवीनेस को हटाता हूँ, वैसे मेरा काम शायद ये है कि हर जगह की हैवीनेस को हटाना, और उसमें एक लाइट, क्योंकि लाइट इज लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश भी है और लाइट का मतलब हल्का भी है, हल्का भी, बहुत। तो दोनों मीनिंग है इसके। तो इसी तरह के आपका सानिध्य मिलता रहे समय समय पर, तो हम लोग भी इसी तरह से लाइफ को बहुत लाइटली लेके आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से लाइटली लेके सबको आगे बढ़ते रहेंगे। संगीत की दुनिया में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर चीज लाइटली लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने इतना समय दिया, हमें लाभान्वित किया, औरों को लाभान्वित किया, क्योंकि सब लोग सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका आभार हमारे संस्था की ओर से, आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू दादा, थैंक यू वीना जी, एंड थैंक यू राजेंद्र भाई, एंड ऑल AFA, थैंक यू सो मच। मेरे